53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस खुश थे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ने ये कहा कि हम एक मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे अगर आपका टैक्स की डिमांड है तो डिपार्टमेंट उसमें अपील फाइल नहीं करेगी। बट अभी अभी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला जो 207 ऑफ 2024 है, जिसके तहत उन्होंने उसके डिटेल्स प्रोवाइड करे मॉनेटरी पॉलिसी के। और जितनी भी खुशियां थी स्मॉलर एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उस पर पानी डाल दिया। उसके मल्टीपल रीजंस है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई थिंक द फर्स्ट रीजन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराने टैक्स में सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड इवन कस्टम्स के केस में जो मॉनेटरी लिमिट सेट करी हुई है फॉर ट्राइब्यूनल लेवल, वो 50 lakhs है, कंपेयर टू जीएसटी जहां पे 20 लाख रुपए करी हुई है। इसकी कोई रीजनिंग नहीं प्रोवाइड करी गई है सर्कुलर में, और इसका कोई रैशनल भी नहीं है। और जब अर्स्ट फाइल लॉज में 50 लाख रुपए थी, तो जीएसटी जैसे नए लॉ में 20 लाख रुपए क्यों है? इसका कोई रीजन मुझे तो नहीं दिखता। उसके अलावा अगर हम सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने ये चीज बहुत क्लियरली लिखी है कि जो आपकी ये लिमिट है, अगर एक कॉम्पोजिट ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक अपील फाइल करी और उसके साथ दूसरे पीरियड की कोई और भी अपील फाइल करी, और वो दोनों अपील को एक साथ सुना गया या किन्हीं दो डिमांड नोटिस को एक साथ सुना गया और एक कॉमन ऑर्डर पास किया गया, तो उस कॉमन ऑर्डर का एंटायर वैल्यू देखा जाएगा। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 17-18 में आपकी 15 लाख की डिमांड आई और 18-19 में भी 15 लाख की डिमांड आई, तो आपका जो कॉम्पोजिट ऑर्डर आएगा जिसमें 30 लाख की डिमांड डिसाइड होगी, उसको देखा जाएगा। और 30 लाख रुपए क्योंकि 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर है और डिपार्टमेंट इसमें अपील फाइल कर सकता है। ये काफी अगेंस्ट रहेगा ट्रेड के लिए, और इसका कोई लीगल या लॉजिकल सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आप 5-5 साल के एक साथ उठा के कॉम्पोजिट ऑर्डर्स दे सकते हैं और डिपार्टमेंट देता भी है, और 20 लाख रुपए वैसे ही लिमिट काफी कम है। ऑब्वियसली हर एक मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, बट इसमें तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। बिकॉज आप देखेंगे वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब ऑलरेडी अगर इससे रिलेटेड कुछ मैटर है तो ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी से बाहर होगा वो केस। पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो कस्टम्स में इन्होंने इशू डाले हुए थे वो यहाँ पे भी ले आए हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इशू है जो रिकरिंग इन नेचर है, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर होगा और वो चाहे तो अपील फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिकरिंग होता क्या है? सर्कुलर तो डिफाइन करता नहीं है ऐसे। क्या अगर मैं कोई गलती फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट ईयर में करता हूँ, लेट्स से 17-18 में, और वो सेम गलती मैंने 18-19 में भी करी हुई है क्योंकि मेरा लॉ का वही अंडरस्टैंडिंग थी, इज दैट रिकरिंग? व्हाट एग्जैक्टली इज रिकरिंग? बिकॉज ये तो एक सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, और जहां पे भी इतना लीवे दिया जाता है सरकार को, वहां पे वो उसका फायदा उठाते ही हैं, चाहे नाजायज चाहे जायज, वो अलग बात है। तो रिकरिंग इशू भी आ गया। बट सबसे मजेदार बात यह है, और एंड आई थिंक इस पे तो सारे के सारे केसेस ही मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर होंगे, उन्होंने ये लिख दिया कि अगर कोई भी केस है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी रूल, एनी सेक्शन, एनी प्रोविजन, एनी सर्कुलर, एनी नोटिफिकेशन, मतलब अंडर द सन जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी केस में वैल्यूएशन है, क्लासिफिकेशन है, रिफंड है, या प्लेस ऑफ सप्लाई इशू है, या इंटरप्रिटेशनल इशू है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर है, तो बचा क्या? ऐसा कौन सा केस है? 99% केसेस में कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा। सो माय क्वेश्चन इज कि मॉनेटरी पॉलिसी लाने का फायदा क्या है? अगर आप इतने रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स अप्लाई कर देंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी, तो द पॉलिसी इटसेल्फ इज अ शैम और इट्स अ फार्स। एंड इसको आई थिंक अमेंड करने की बहुत जरूरत है पॉलिसी को, और इसके और भी रीजंस हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऐड किया हुआ है इन्होंने एक्सक्लूजन, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्ट हमें आके ये कहता है कि आपने कुछ गलत किया, या आप पे कोई कॉस्ट इंपोज करता है डिपार्टमेंट पे, या स्ट्रिक्चर्स पास करता है, या एडवर्स कमेंट्स देता है, तो उस केस में भी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। इसका क्या लॉजिक है? अगर कोई कोर्ट which is a higher authority comes up and says कि you have done something wrong,
मे बी यू नीड टू अमेंड द लॉ, मे बी यू डिडंट फॉलो द लॉ, या कोई भी ऐसा इशू होता है जिसको आपको अपने एंड से रिजॉल्व करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की जगह आप उसको मॉनेटरी पॉलिसी से बाहर निकाल रहे हैं। सो आपका सर्कुलर स्टार्ट होता है कि हमें लिटिगेशन रिड्यूस करना है, बट एट द सेम टाइम आप ये कह रहे हैं कि हम जहां पे गलत है, जहां पे कोर्ट आपको कह रहा है कि डिपार्टमेंट गलत है, वहां पे भी लिटिगेशन नहीं रिड्यूस करना चाहते। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सर्कुलर एंड द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, एंड होपफुली इट शुड गेट अमेंडेड। मोरओवर जहां पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा लीवे दे दिया है, एंड आई कैन आर्ग्यू कि अंडर द सन जितना चाहे वो जिस केस को चाहे उसको इसके अंदर फॉल करवा सकते हैं, वो ये है कि अगर बोर्ड का ओपिनियन है कि एक स्पेसिफिक केस या क्लास ऑफ केस को हमें परस्यू करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, या ऐसा कौन सा केस है जिसमें वो कह पाएंगे कि इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मेरे हिसाब से ये पूरी पॉलिसी का कोई यूज नहीं है। इट शुड बी, दिस सर्कुलर शुड बी रिसेंडेड, शुड बी टेकन बैक, एंड एक नया सर्कुलर इनको निकालना चाहिए जिसमें ये थोड़ा दिमाग लगा के एक पॉलिसी निकालें, बिकॉज दे हैव टू रियलाइज कि एक्चुअल लेवल पे, लोअर लेवल पे जहां पे काम हो रहा है, जहां पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहां पे ऑफिसर्स का क्या ओपिनियन होने वाला है और वो एक्चुअली में कैसे बिहेव करते हैं अगर उनको जरा सा भी लीवे दिया जाए pertaining to these circulars. So I think एक काफी बड़ा setback है ये circular toward for the trade. Hopefully it will get amended. एक अच्छी बात ये है कि हर केस को अपने मेरिट्स पे देखा जाएगा अब, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में फॉल करने देंगे ये लोग। तो हर केस को मेरिट्स पे देखा जाएगा, इवेंचुअली आपका जो डिसीजन आएगा वो भी मेरिट्स पे आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन नहीं रहेगा। एक ये आप बोल सकते हैं फायदा। बट उसके अलावा आई थिंक अगर आप बहुत खुश हो रहे थे कि आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं, आपके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं होगी बाय द डिपार्टमेंट, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है।